नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीएस के एक और नए प्रैक्टिस सेट में। और एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ये हम 36 नंबर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यानी 36वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये। और इसमें हम सभी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएल, सीपीओ, सीजीएल के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं। और जल्द ही हम दोस्तों जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी एक प्रैक्टिस सेट चलता है चैनल पर, और जल्दी हम यूपी जीके वगैरह और भी जो टॉपिक्स हैं जीएस में उनसे के लिए भी एक प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं। तो साथ ही बने रहिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे इम्पोर्टेंट जानकारी मिस ना हो। चलिए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं आज की क्लास के। और सबको बता दूं मैं, जो लोग पहली बार आए हैं, कि हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करते हैं। शाम को 8 बजे डेली प्रैक्टिस सेट चलता है ये। और 3 बजे भी दोस्तों करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट चलता है। इसमें हम 8 से 10 क्वेश्चंस की बात करते हैं डेली। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रलंबित करने का काम की शक्ति है? दोस्तों थोड़ी सी वॉल्यूम में इशू आ रहा होगा तो उसे माइंड कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है और गला मेरा बैठा हुआ है, इस वजह से। चलिए आगे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों अपराधी को दंड या क्षमा करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? उपराष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी या राष्ट्रपति? तो ये सभी जानते हो कि राष्ट्रपति के पास ही है ये शक्ति, जो कि क्षमादान की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके दोस्तों हम हर प्रश्न के आगे कुछ की पॉइंट्स भी लेकर आते हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, प्रश्न से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें होती हैं। इसकी बात करते हैं तो अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराधी के लिए दोष सिद्धि व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबित करने का काम के करने की शक्ति जो होती है राष्ट्रपति के पास होती है। ये आर्टिकल 72 में बताया गया है। आर्टिकल 123 के तहत बात करें तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। अध्यादेश की बात भी हम करेंगे आगे कुछ क्लासेस में। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित परिहार या लघुकरण करने की शक्ति से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? हमने अभी पढ़ा है दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित है। और इसके आगे बात कर लेते हैं, इसके की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति किसी भी अपराध के दोष सिद्धि व्यक्ति को दंड की क्षमा करने का शक्ति रखता है। राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। आर्टिकल 72 में ये सब बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? तो आर्टिकल 75 इससे संबंधित है, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों की बात बताता है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 12 से 35 में बात करें तो मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है इसमें। और आर्टिकल 45 में बात करें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन में की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। आर्टिकल 75 हम पढ़ के ही आए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अर्थात इन दोनों के संबंध का वर्णन मिलता है इसमें। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है? तो 57, 77, 81 या 48? 77 आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो कार्यपालिका की सभी कार्यवाहियां होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से चलाई जाती हैं। आर्टिकल 67 की बात करें तो उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित होता है आर्टिकल 67। आर्टिकल 81 की बात करें तो लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। आर्टिकल 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है ये। प्रश्न नंबर 5, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सेनाध्यक्ष? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये तीनों सेनाएं हैं रक्षा बलों, उन सभी का जो कैप्टन होता है या मुख्य होता है वो राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। संसद को राष्ट्रपति द्वारा सैन्य शक्तियों के प्रयोग का विनियमित या नियंत्रित करने का अधिकार होता है। आगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ आते हैं।
हाँ, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? आप सभी ने तराइन का युद्ध का नाम जरूर सुना होगा, और इस युद्ध को कब लड़ा गया था तो उसकी बात करते हैं। 1175, 1175, 1186, 1192, 1181, 1175, 86, 1192 या 1181? कब लड़ा गया? तो 1192 में लड़ा गया था। और किसके मध्य लड़ा गया था ये मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से, चलिए फिर भी बात कर लेते हैं इसके बारे में। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही हुआ था, लेकिन इसमें दोस्तों थोड़ा सा बदल गया था हिसाब किताब, मोहम्मद गौरी विजय हो गया था, और यही दुर्भाग्य था भारत का। क्वेश्चन नंबर 7, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? जयचंद्र मोहम्मद गौरी और जयचंद्र महमूद गजनबी, पृथ्वीराज चौहान तथा महमूद गजनबी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गौरी। और मुझे नहीं लगता इसके बारे में भी मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपने एक स्टोरी तो सुनी होगी कि मोहम्मद गौरी जो कि जयचंद्र के बुलावे पर ही भारत आया था, तो इन्होंने अगला युद्ध 1192 के बाद में 1194 में इन्हीं के विरुद्ध लड़ा था, जयचंद्र के विरुद्ध, जिसमें जयचंद्र पराजित हुए थे। इसकी बात कर लेते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद्र तथा मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। इसका परिणाम भी दोस्तों मोहम्मद गौरी ने विजयी हुआ था इसमें भी। जयचंद्र की बात कर लें तो गढ़वाल वंश के शक्तिशाली शासक थे ये भी। जयचंद्र की पुत्री का नाम था संयोगिता, और जयचंद्र दलपंगुल नाम से प्रसिद्ध थे। दलपंगुल अर्थात आप समझ पा रहे होंगे। प्रश्न नंबर 8, दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन एक विभाग था। सैन्य सेवा का विभाग था, शाही कारखाना का था, राज दरबार समारोह या फिर वित्तीय सेवा का? इसका कार्य क्या था वो बताना है आपको। सैन्य सेवा का एक विभाग था दीवाने अर्ज, सैन्य सेवा यानी ऑप्शन नंबर ए। और ये सीजीएल का प्रश्न है दोस्तों। वैसे मैं बताता तो नहीं, लेकिन सारे प्रश्न हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही होते हैं, और आप मिस मत कीजिएगा प्लीज़ एक भी को। दीवाने अर्ज विभाग एक स्थापना बलबन ने की थी, इसकी स्थापना बलबन ने की थी। इस विभाग के अध्यक्ष को आज ए ममालिक कहा कहते हैं। और इसकी थोड़ी डिटेल में बात कर लें। इस विभाग का मुख्य कार्य सैनिक की भर्ती, सैनिकों और घोड़ों का हुलिया अपने आप रखना और सैन्य निरीक्षण करना था। यह विभाग सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री तथा यातायात की व्यवस्था करता था। खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग पर व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान दिया था। थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें तो सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन के अन्य प्रमुख विभाग भी हुआ करते थे। उनकी बात कर लें तो दीवान ए रसालत की बात करें, ये भी एक विभाग था। ये रसालत ए मुमालिक, इनका जो पदाधिकारी हुआ करता था उसे रसालत ए मुमालिक कहा जाता था। दीवान ए इंसा की बात करें तो शाही पत्राचार से संबंधित था ये, और इंसा ए मुमालिक इसका जो मुख्य हुआ करता था पदाधिकारी उसे कहते थे। दीवान विजारत की बात करें तो राजस्व से संबंधित था ये, और वजीर मुमालिक इसके जो अधिकारी थे उन्हें कहा जाता था। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत की गुलाम वंश की स्थापना की थी? गयासुद्दीन बलबन, आराम शाह द्वितीय, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका भी मेरे हिसाब से सभी को मुजवानी याद होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। और गुलाम वंश का अन्य नाम दोस्तों ममलूक या मामलूक वंश भी कहा जाता है इसे। गुलाम वंश की अवधि की बात करें तो 1206 से 1290 ईस्वी में रहा था ये। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लें तो 1206 से 1210 ईस्वी में इन्होंने राज किया था। लाखों का दान करने के कारण लाख बस भी इसे कहा जाता था। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की बात करें तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, मस्जिद के निर्माता भी यही हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का
नींव रखी गई थी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शहर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है? दिल्ली, लाहौर, पानीपत, अजमेर। तो आपको पता ही होगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। और इसकी डिटेल में थोड़ी सी बात कर लें अगर, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माताकार कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और अवस्थित की बात कर लें, दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित है ये। वास्तुकला की बात कर लें तो इंडो इस्मालिक जो इस्लामिक शैली से निर्मित है ये। दिल्ली में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा स्मृति में निर्मित है। अब प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 को जरा ध्यान से देखते हैं एक बार। तो महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है? गर्त की बात करें तो महाद्वीपीय ढलान, या फिर रसालत का मैदान, महाद्वीपीय जलमग्न सीमा या सेल्फ। तो इसमें बताना है सबसे समतल और चिकना भाग जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो रसालत का मैदान की बात हो रही है। और इसकी बात हमने लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं हम, तो मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है किस तरह से क्या होता है। रसालत के मैदान सामान्यतः 3000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई में स्थित समतल मैदानी क्षेत्र होते हैं। समुद्र में महाद्वीपीय स्थान यानी कॉन्टिनेंटल राइस की पश्चात गहराई में जाने पर महाद्वीपीय नितल यानी समतल मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। इन मैदानों में महीन दानेदार अवसाद गाद और मिट्टी पाई जाती है। और महासागरीय नितल का यह क्षेत्र सबसे समतल और चिकना होता है। प्रश्न नंबर 12, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? यमुना और तीस्ता, घग्गर और तीस्ता, घग्गर और भागीरथी, या गंगा और तीस्ता। गंगा का मैदान की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर है। गंगा, घग्गर और तीस्ता की बात हो रही है। घग्गर और तीस्ता के बीच गंगा का मैदान फैला हुआ है। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। गंगा के मैदान की बात करें तो मिट्टी, गाद, रेत और बजरी से निर्मित एक जलोढ़ क्षेत्र है। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और राज्यों तक विस्तृत है। गंगा के मैदान के निर्माण की बात करें तो कुछ प्रायद्वीपीय नदियां जैसे केन, चंबल, बेतवा, सोन आदि का योगदान मिलता है इसमें। तीस्ता नदी की बात कर लें तो चौलुमी झील से ये निकलती है। और घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ यानी हिमाचल प्रदेश से निकलती है ये। भागीरथी नदी गोमुख या उत्तरकाशी से निकलती है। प्रश्न नंबर 13, नामचा बारवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? मिजोरम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश में मिलती है जाके, अर्थात यू टर्न लेने के बाद में अरुणाचल प्रदेश की ओर जाती है ये ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी सेंटेकिसियल बैंड की बात कर रहे हैं तो सारे नामचा बारवा के निकट मध्य हिमाचल से को काटती हुई यांगयाप दर्रे के द्वारा यूटर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद दिहांग या सियांग नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ की बात करें तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, दिबांग, लोहित या फिर धनसिरी, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। प्रश्न नंबर 14, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक को त्रिशूल गंगा नाम से की दो धाराओं में से मिलकर बनती है? अर्थात दोस्तों ये दो धाराएं दी हुई हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ये दो धाराएं मिलकर क्या बनाती हैं? तो महानंदा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी। तो ये बनाती है गंडक नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर है। अब आते हैं इसके की पॉइंट्स की तरफ। गंडक नदी दो नदियां यानी काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनती है। गंडक नदी गंगा के उत्तरी तट से मिलने वाली सहायक नदी है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। गंडक नदी दो
को नेपाल में गंडकी और नारायणी नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही तो अभी तक प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महानदी की बात कर लें तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है और गंगा के बाएं तट से मिलती है, ये आकर इसकी विशेषता है। कोसी नदी की बात कर लें तो नेपाल में हिमालय पर्वत से निकलती है। यह नदी अपना मार्ग बनाती रहती है, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी नदी को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्ति और एक केंद्रीय गर्त से बनता है? ग्योट्स है, एटाल है, सीमाउंट या फिर लेगुन? ये भी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे CGL 2022 का ही प्रश्न है। अब इसके उत्तर की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सटीक उत्तर है, एटाल की बात हो रही है। और इनकी डिटेल में अगर बात करें तो आगे देखते हैं कि पॉइंट्स पे हम लेकर आए हैं। एटाल क्या होता है? एटाल की बात करें तो उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्तियों और केंद्रीय गर्त से निर्मित होता है। एटाल का आकार अंगूठी या घोड़े की नाल के समान वलयाकार होता है। एटाल की बात कर ली, अब आगे दो टॉपिक और हैं। ग्योट्स की बात कर लें तो ये समुद्री ज्वालामुखी से बनने वाले पर्वत हैं जो कि समुद्र के अंदर होते हैं और कभी समुद्र की ऊपरी सतह तक नहीं पहुंचते हैं। लेगुन की बात कर लें तो लेगुन किसी समुद्र या महासागर के किनारे पर निर्मित होने वाला उथला जल क्षेत्र होता है जो किसी सक्रिय पट्टी द्वारा सागर से अंशतः या पूर्णतः अलग होता है। अगले प्रश्न नंबर 16 की तरफ आते हैं। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है तो प्लीज़ ये एक्स्ट्रा नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार डैश कहलाते हैं? बिल कहलाते हैं, भुगतान कहलाते हैं, ड्राफ्ट या प्रेषण? तो प्रेषण की बात हो रही है दोस्तों, प्रेषण कहलाते हैं ये सभी हस्तांतरण या प्रकार, प्रेषण कहलाते हैं। प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे सभी मौद्रिक हस्तांतरण प्रेषण कहलाते हैं। प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात कर लें तो छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोगों को माफ़ कीजिएगा, जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्थायी गरीबी, सामान्य गरीबी, बिलोड़न गरीबी या फिर कदाचित गरीबी? ऐसे लोगों की बात हो रही है जो लोग दोस्तों या तो कुछ समय गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं या गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं कुछ समय। तो विलोडन गरीबी की बात हो रही है क्योंकि आमतौर पर किसानों में देखी जाती है मेरे हिसाब से। विलोडन गरीबी वे लोग आते हैं जो कदाचित निर्धन होते हैं, अर्थात जिन श्रमिकों के पास गरीबी आती जाती रहती है, जैसे छोटे किसान व मौसमी श्रमिक। जब इन्हें रोजगार मिलता है तब वे गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, लेकिन जब बेरोजगार होते हैं तो वे गरीबी रेखा के नीचे होते हैं। और जब गरीबों की संख्या को गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात रूप से अनुमानित किया जाता है तो इसे मुख्य गणना अनुपात के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। उन वस्तुओं के आयात की में वृद्धि करना उत्पादन देश में किया जा सकता है। अच्छा, आयात में वृद्धि करना जिनका देश में उत्पादन किया जा सकता है। उन वस्तुओं का निर्यात से बचाना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। उन वस्तुओं को निर्यात में वृद्धि करना जिनका उत्पादन देश में नहीं किया जा सकता है। तो आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। आत्मनिर्भरता मेरे हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एकदम सटीक उत्तर है इसका। उन वस्तुओं का आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है, अर्थात जो हम खुद बना सकते हैं उनका आयात ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों आयात में थोड़ा सा महंगा ही पड़ता है। और इसकी बात कर ले तो एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वह है जिसे बाहरी दुनिया के साथ किसी भी सहायता या समर्थन, लेन देन या व्यापार की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वस्तु को GST से छूट प्राप्त है? वेंटिलेटर, शराब, पेन, हैंड सैनिटाइजर?
और इसमें दोस्तों आप थोड़ा सा शॉक होने वाले हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ है जिस पर हमें टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है, जीएसटी बिल्कुल नहीं लगता है, तो वो है शराब। क्योंकि दोस्तों शराब पर कोई टैक्स नहीं लगता है सरकार की तरफ से। जीएसटी की बात हो रही है, जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती है ये। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत न आने वाली वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस, हाई स्पीड डीजल और टर्बाइन फ्यूल आदि हैं। 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279 A1 में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 20, नाममात्र और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को डैश कहा जाता है? हरित जीटीवी और मूल्यवर्धित जीटीवी, निवल राष्ट्रीय आय, या फिर जीडीपी अपस्फीतीकरण। इसकी बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर है इसका। जीडीपी अपस्फीतीकरण की बात हो रही है, जो कि नाममात्र और वास्तविक जीडीपी के बीच का अनुपात कहलाता है। और इसकी हमने पहले भी क्लासेस में बात कर चुके हैं। नाममात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच का अनुपात जीडीपी अपस्फीतीकारक को दर्शाता है, जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बीच का अंतर होता है। और आज की क्लास के सभी प्रश्न इस प्रकार समाप्त हो चुके हैं। तो यदि आप अभी तक क्लास को अटेंड कर रहे हैं या अभी तक आप रेगुलर लाइव हैं क्लास में, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, क्योंकि और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए प्रश्न लाते रहते हैं इंपॉर्टेंट, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ में। और उम्मीद करते हैं आप सभी अपनी तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जो कि 23, 24, 25 और 30 और 31 होने वाली है। चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, एक और नई क्लास में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।